नमस्कार, BSTV देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनू सेन। चलिए शुरुआत करते हैं बात सियासत की। सियासत निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। अब बात होगी देश प्रदेश की सियासत की, बात होगी सियासत के सियासतदानों की, राजनीतिक उठापटक की भी हम बात करेंगे। प्रदेश के तमाम राजनीतिक मुद्दों पर भी बातचीत होगी। इन्हीं किस्सों को लेकर आज हम आए हैं हमारे आज के इस खास कार्यक्रम बात सियासत की में। छत्तीसगढ़ वासियों के लिए एक राहत भरी, खुशखबरी भरी खबर है। लंबे इंतजार के बाद अब फिर आवास योजना में नए हितग्राहियों के नाम जोड़ने की प्रक्रिया शुरू होगी। रायपुर में मोर आवास मोर अधिकार कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। 15 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बटन दबाकर हितग्राहियों को आवास राशि जारी करेंगे। रिपोर्ट देखिए। प्रदेश में लंबे इंतजार के बाद अब फिर से आवास योजना का कार्य शुरू होने जा रहा है। इसके लिए राज्य सरकार की ओर से मोर आवास मोर अधिकार कार्यक्रम का आयोजन 15 सितंबर को रायपुर में किया जाएगा। 15 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल रूप से आवास योजना की पहली किश्त जारी करेंगे। पूरे प्रदेश में 10 लाख आवास में से 5.5 लाख पीएम आवास की राशि अकेले छत्तीसगढ़ को मिलने जा रही है। साथ ही आवास प्लस एप्लीकेशन को भी लॉन्च करेंगे। आवास प्लस ऐप के माध्यम से आवासहीन परिवार को आवास के लिए आवेदन कर पाएंगे। जिस परिवार के पास कच्चे मकान और फिर आवासहीन है, उन्हें आवास योजना के तहत नया मकान दिया जाएगा। 15 सितंबर को इंडोर स्टेडियम रायपुर में प्रधानमंत्री आवास के विषय को लेकर के बड़ा कार्यक्रम है। कार्यक्रम का नाम मोर आवास मोर अधिकार है और जनता के संघर्ष ने जिस तरीके से भाजपा की सरकार बनाई और उसके बाद वायदे के अनुरूप माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार बनने के बाद 1,96,000 प्रधानमंत्री आवास बनकर तैयार हुए। विगत सरकार में एक महीने में 2,000 आवास बना करते थे। इस सरकार में एक महीने में 25,000 आवास बनते हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना में पात्रता को लेकर आम लोगों के मन में कई तरह के सवाल होते हैं, जैसे किन्हें आवास योजना का लाभ मिलेगा, वार्षिक आय दर, संपत्ति के आधार पर कई सवाल आपके मन में भी होंगे। तो चलिए आपको बताते हैं कि आवास योजना के लिए आप पात्र हैं या नहीं। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने जानकारी देते हुए कहा कि जिनके पास 2 पहिया वाहन है, जिनके पास मछली पकड़ने की नाव है, जिनके पास 2.5 एकड़ की सिंचित और 5 एकड़ की असिंचित भूमि है, जिनकी मासिक आय 15,000 तक है, वे सभी आवास योजना का लाभ ले सकते हैं। जिनके पास आवास नहीं है उन्हीं को आवास दिया जाना है, या जिनके पास कच्चे आवास है, कच्चे मकान है, उनको पक्का मकान बनाना है। और विशेष बात आपसे एक बात कहूं कि जिनके पास 2 व्हीलर है वह भी पात्र होंगे, जिनके पास मछली पकड़ने की नाव है वह भी पात्र होंगे, जिनके पास 2.5 एकड़ की सिंचित या 5 एकड़ की असिंचित भूमि हो वह भी पात्र होंगे, जिनके मासिक आय 10,000 पहले था अब 15,000 तक होगा वह भी पात्र होंगे। ये सारे लोग अब उसमें पात्र होने वाले हैं। जिसके पास रेफ्रिजरेटर है, जिसके पास लैंडलाइन फोन है, ये सब पात्र होने वाले हैं। आमतौर पर ग्रामीण अंचलों में आवास हितग्राही और सरकार के बीच कई तरह के बिचौलिए सक्रिय रहते हैं। आवास दिलाने के नाम पर पैसों की मांग भी की जाती है। इसके लिए भी गृह मंत्री ने सख्त कार्रवाई की बात कही है। आवास योजना पर आवास निर्माण को लेकर सरकार डिजिटल सिस्टम का भी उपयोग कर रही है। सरकार जियो टैगिंग के माध्यम से किस स्थान पर कितने आवास बन रहे हैं, किस गांव में कितने आवास स्वीकृत हुए हैं, उन स्थानों पर ही आवास बन रहे हैं या नहीं, इन सब पर नजर रखी जाएगी। इसके अलावा स्थानों पर आवास के लिए लगने वाले मटेरियल के डीलर नहीं है, वहां पर स्व सहायता समूह को सब डीलर बनाया जाएगा, जिनसे उन्हें भी आर्थिक लाभ हो सके। जियो टैगिंग होती है, उसमें कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं कि आवास कहां बन रहा है। हमने जीआईएस मैप पर वो कोऑर्डिनेट्स अप्लाई किए हैं। अब हमको जीआईएस मैप पर पता चलता है कि आवास कहां कितने बन रहे हैं। हमने जीआईएस मैप पर जो सीमेंट के डीलर हैं उनका भी कोऑर्डिनेट लगाया है। अब ये पता चल जाता है कि किस डीलर के आसपास कितने आवास है। अगर डीलर कहीं पर आवास है और डीलर नहीं है, ये स्थिति उत्पन्न होती है, तो वहां पर स्व सहायता समूह, महिला स्व सहायता समूह को सब डीलर बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री आवास को लेकर छत्तीसगढ़ वासियों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। 15 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअल माध्यम से
5.5 लाख आवास के लिए जो पहली किस्त है वो जारी करेंगे। इसके साथ ही सबसे बड़ी खबर ये है कि अब जो आवास योजना है उसमें नए हितग्राहियों के नाम भी जुड़ने शुरू हो जाएंगे। 15 सितंबर को प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर आवास प्लस एप्लीकेशन का लॉन्च किया जाएगा और इस एप्लीकेशन के माध्यम से जो नए हितग्राही हैं, जो प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए पहले आवेदन नहीं किए थे या जो उसके हितग्राही हैं, पात्र हितग्राही हैं, वो आवेदन कर सकेंगे और आने वाले समय में उन्हें भी प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिलेगा। इसके साथ ही जो महिला स्व सहायता समूह हैं उनको भी प्रधानमंत्री आवास योजना से जोड़ा जा रहा है, जहां पर रेत, सीमेंट, गिट्टी या अन्य जो पदार्थ है, मटेरियल है, जिसके डीलर आसपास नहीं है, उन जगहों पर स्व सहायता समूहों को सब डीलर बनाया जाएगा, जिससे उनका आर्थिक विकास हो सके, उन्हें आर्थिक रूप से फायदा मिल सके। और इस प्रकार से प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए जो लंबे इंतजार छत्तीसगढ़ वासी कर रहे थे, अब उसमें एक बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। अब इंतजार की जरूरत नहीं है। 15 सितंबर से प्रदेश भर में फिर से प्रधानमंत्री आवास का जो कार्य है वो शुरू हो जाएगा। पात्रता जो उसमें होने हैं उसके लिए भी आवेदन की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाएगी। कैमरामैन गुपेंद्र के साथ अविनाश चंद्रवंशी, BS TV, रायपुर। मध्य प्रदेश में अब मेडिकल की सीट बढ़ाई जाएगी। सागर के बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में PG और UG सीटों में बढ़ाने के लिए हाल ही में मोहन कैबिनेट ने इसकी मंजूरी दे दी। इसके साथ ही मेडिकल कॉलेज सागर में PG और UG सीटों की वृद्धि के लिए भी जिला अस्पताल को मेडिकल कॉलेज में हस्तांतरित करने की मंजूरी दी गई, जिससे प्रदेश के मेडिकल छात्रों को सुविधा मिलेगी। सागर में लंबे समय से मेडिकल की सीट बढ़ाने को लेकर मांग चल रही थी, जिसके बाद सरकार ने इसे मंजूरी दी। इसी पर यह रिपोर्ट देखिए। मध्य प्रदेश में बढ़ेगी मेडिकल की सीट, मोहन कैबिनेट में लिया बड़ा फैसला। सीट वृद्धि के लिए 200 करोड़ रुपए की स्वीकृति। सागर का 750 बेड का अस्पताल अब 1100 बेड का होगा। सागर मेडिकल कॉलेज में MBBS की सीट 125 से की गई 250। मेडिकल कमीशन की शर्तें पूरी करने मर्ज होगा अस्पताल। मोहन कैबिनेट में पारित निर्णय की जानकारी देते हुए कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि सागर मेडिकल कॉलेज में MBBS दाखिले के लिए 125 सीटें वर्तमान में हैं, जिसे बढ़ाकर अब 250 सीटों की स्वीकृति प्रदान की गई है। साथ ही मेडिकल कॉलेज में वर्तमान में PG कोर्स में एडमिशन के लिए 60 सीटें हैं, जो बढ़कर अब 98 सीटें की जा रही हैं। राज्य शासन ने बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में सीट वृद्धि के लिए करीब 200 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी है। मंत्री ने बताया कि मेडिकल कॉलेज में PG और UG सीटों में वृद्धि के लिए आवश्यक मानव संसाधन जैसे चिकित्सा संवर्ग के अधिकारी, गैर चिकित्सा संवर्ग के अधिकारी, रिसर्च स्टाफ आदि की भी व्यवस्था की जा रही है। एक सागर का एक बहुत बड़ा डिसीजन आज हुआ है और सागर के हमारे माननीय जनप्रतिनिधियों ने, बल्कि बुंदेलखंड के जनप्रतिनिधियों ने इसकी आज माननीय मुख्यमंत्री जी को कैबिनेट में बधाई दी है कि वहाँ पर अभी 750 बेड का हॉस्पिटल है, हम वहाँ पर इसको 1100 बेड का हॉस्पिटल कर रहे हैं। पास में ही जिला अस्पताल है, इस जिला अस्पताल को इसमें जोड़ रहे हैं। इससे लाभ ये होगा कि अभी वहाँ पर MBBS की 125 सीटें हैं, अब ये 250 सीट वाला हो जाएगा सागर। तो बुंदेलखंड के लोगों को इसका बहुत फ़ायदा मिलेगा और क्योंकि सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनेगा वहाँ पर, तो लोगों को एक चिकित्सा क्षेत्र में भी काफ़ी लाभ मिलेगा और 1100 बेडेड हॉस्पिटल हो जाएगा ये। सागर में मेडिकल सीट बढ़ने पर भाजपा प्रवक्ता राजपाल सिंह सिसोदिया ने कहा, मध्य प्रदेश में लोक कल्याण की सरकार है, गरीब कल्याण की सरकार है। ये सरकार डॉक्टर मोहन यादव की सरकार है। वह निर्णय करती है जिस निर्णय से गरीब का कल्याण हो, समाज का उत्थान हो, मध्य प्रदेश की जनता को सहूलियत हो। निश्चित तौर पर अगर सागर के अंदर मेडिकल कॉलेज में MBBS की सीट बढ़ेगी तो हमारे विद्यार्थियों को विद्या अध्ययन करने में लाभ होगा। डॉक्टर बढ़ेंगे, मरीजों को सुविधा मिलेगी। मध्य प्रदेश की जनता को सुविधा देने वाली कोई सरकार है तो वह भारतीय जनता पार्टी की मोहन यादव की नेतृत्व वाली सरकार है। देखिए, लोक कल्याण की सरकार है, गरीब कल्याण की सरकार है। यह सरकार डॉक्टर मोहन यादव की सरकार वो निर्णय करती है जिन निर्णय से गरीब का कल्याण हो, समाज का उत्थान हो और मध्य प्रदेश की जनता को सहूलियत हो। निश्चित तौर पर अगर सागर के अंदर मेडिकल कॉलेज में
एमबीबीएस की सीट्स बढ़ेगी तो हमारे विद्यार्थियों को विद्या अध्ययन करने में लाभ होगा, डॉक्टर बढ़ेंगे, मरीजों को सुविधा मिलेगी। तो मध्य प्रदेश की जनता को सुविधा देने वाली सरकार कोई है तो वो भारतीय जनता पार्टी की डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व वाली सरकार है। मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस और पीजी की सीटों में वृद्धि के लिए नेशनल मेडिकल कमीशन की शर्तों के अनुसार 900 बेड का अस्पताल आवश्यक है। वर्तमान में बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में 750 बेड का अस्पताल है और इसी से लगे हुए जिला चिकित्सालय में 300 बेड उपलब्ध है। इसीलिए जिला अस्पताल को बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में हस्तांतरित करने से मेडिकल कमीशन की शर्त पूरी हो जाएगी। इसके साथ ही जिला अस्पताल में 100 बेड का मैटरनिटी अस्पताल का निर्माण भी चल रहा है। सागर में मेडिकल सीट की वृद्धि पर कांग्रेस प्रवक्ता जितेंद्र मिश्रा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर से जनता का विश्वास उठ चुका है। एक एक सीट जीतने के लिए मंत्री बनाया जा रहा है। यह इस सरकार की दुर्गति है। एक एक विधानसभा जीतने के लिए जिलों की घोषणा की जा रही है। यह सरकार विकास को मुद्दा नहीं बना सकती है क्योंकि उसके पास दिखाने को कुछ नहीं है। झूठे वादे करके आने वाली सरकार को जनता समझ गई है। सरकार लुभावने वादे देकर के जनता को बहलाने का काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ऊपर से जनता का विश्वास उठ गया। एक एक सीट जीतने के लिए मंत्री बनाया जा रहा है। यह इस सरकार की दुर्गति है। एक एक विधानसभा जीतने के लिए जिलों की घोषणा की जा रही है। ये सरकार विकास को मुद्दा नहीं बना सकती क्योंकि इसके पास दिखाने को कुछ नहीं है। लगातार झूठे वादे करके आने वाली सरकार को जनता समझ गई है। विजयपुर में, बुधनी में और दूसरे चुनावों में इसका असर देखने को मिलेगा। इसीलिए सरकार इस तरीके से लुभावने वादे देकर के जनता को बहलाने का काम कर रही है। बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज में सीटों की वृद्धि से सागर तथा संपूर्ण बुंदेलखंड क्षेत्र में मेडिकल छात्रों को बड़ी राहत मिलेगी। मेडिकल कॉलेज सागर में पीजी और यूजी सीट में वृद्धि के लिए आवश्यक मानव संसाधन जैसे चिकित्सा संवर्ग के अधिकारी, गैर चिकित्सा संवर्ग के अधिकारी, रिसर्च स्टाफ आदि की भी व्यवस्था की जा रही है। भोपाल से रंजन भगत की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ की दक्षिण विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं। इसके लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों पार्टियां अपने अपने स्तर पर बैठक कर रही है, रणनीति बना रही है। इसी कड़ी में बीजेपी के उपचुनाव प्रभारी और कैबिनेट मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने बैठक ली। इधर कांग्रेस ने भी बैठक का सिलसिला शुरू कर दिया है। इसी पर ये रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव में उलटफेर हुआ। लोकसभा चुनाव में फिर भारतीय जनता पार्टी भारी पड़ी। अब बारी उपचुनाव की है। विधायक से सांसद बने ब्रजमोहन अग्रवाल की दक्षिण विधानसभा सीट अब अपने नए विधायक के इंतजार में है। इधर कांग्रेस बीजेपी में बैठकों का दौर जारी है। मंगलवार को दक्षिण विधानसभा उपचुनाव के प्रभारी और मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने मंडलवार बैठक की, कार्यकर्ताओं को चार्ज किया और कुल मिलाकर ये बताने की कोशिश की कि कार्यकर्ताओं के कंधों के बल पर ही ये चुनाव भी जीतना है। हमारी पूरी तैयारियां हैं। हम लोग की बैठकें प्रारंभ हैं। कल चारों मंडल का हम लोगों ने बैठक किया है और कार्यकर्ता पूरी तरह से तैयार हैं। आप लोगों ने जिस प्रकार देखा होगा कि दक्षिण मंडल में एक ऐसा मंडल है जो पूरे छत्तीसगढ़ में प्रथम स्थान पर रिकॉर्ड मतों से हम लोगों ने जीता है। अभी तक का सर्वाधिक रिकॉर्ड मतों से जीतने वाला सीट है। और रायपुर लोकसभा में दक्षिण विधानसभा भी है जो पूरे देश में टॉप 10 में रायपुर लोकसभा सर्वश्रेष्ठ मतों से जीता है। यहाँ जीत का जो सिलसिला है आगे भी बना रहेगा। कार्यकर्ताओं ने उसके लिए विश्वास दिलाया है और साथ ही साथ हमारी जो कार्ययोजना है, जो बूथ स्तर तक की हमारी बैठकें होती हैं, बूथ स्तर तक हमारे कार्यकर्ता तैयार होते हैं, उन सब की हमारी तैयारियां चल रही हैं। गौर करने वाली बात तो यह है कि आखिर 16 साल बाद रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट की राह खुली है। इससे पहले 2008 में अस्तित्व में आने के बाद से ही लगातार यहां से ब्रजमोहन अग्रवाल को टिकट दिया जाता रहा है और वह जीतते ही आ रहे हैं। दक्षिण के रण में बीजेपी का दबदबा। 2008 के पहले रायपुर एक ही सीट थी, तब भी ब्रजमोहन प्रत्याशी। 2008 के बाद भी 4 चुनाव में ब्रजमोहन अग्रवाल ही जीते।
2008 में ब्रजमोहन अग्रवाल 24,939 वोटों से जीते। 2013 के विधानसभा चुनाव में 34,799 मतों के अंतर से जीते। विधानसभा चुनाव 2018 में जीत का अंतर 17,496 वोटों से रहा। 2023 के विधानसभा चुनाव में 67,719 वोटों के अंतर से जीते। लोकसभा चुनाव में दक्षिण विधानसभा से ब्रजमोहन अग्रवाल ने 80,000 मतों से ज्यादा की लीड ली। इधर कांग्रेस भी यही चाह रही है कि किसी न किसी तरह से इस बार इस सीट पर कांग्रेस का परचम लहरा जाए। इसीलिए दिग्गज कांग्रेसी नेताओं के साथ आलाकमान से भी वर्ड टू वर्ड बातों पर मंथन किया जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज भी पूरे मुद्दे को लेकर कह रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल नगरीय निकाय सामने चुनाव है और चुनाव के डर के वजह से और कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेताओं को डराना चाहती है। लेकिन शायद भारतीय जनता पार्टी भूल गई है कि किसी एफआईआर, किसी के जेल भेजने से ये कांग्रेस के कार्यकर्ता डरने वाले नहीं है। लेकिन जितना एफआईआर करेगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, कांग्रेस उतना मजबूत होगी। इसलिए ये सरकार सिर्फ बदलापुर की राजनीति कर रही है, लेकिन किसी एफआईआर से कांग्रेस डरने वाली नहीं है। बहरहाल कांग्रेस रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट को बिल्कुल हल्के में नहीं ले रही है। इस सीट में उपचुनाव को लेकर कांग्रेस तैयारियों में जुट चुकी है। बूथ स्तर पर पदाधिकारियों की नियुक्ति हो रही है। इस सीट को लेकर कांग्रेस की गंभीरता के पीछे ये माहौल बताया जा रहा है कि इस सीट को लेकर कांग्रेस साम दाम दंड भेद सब इस्तेमाल कर बस इसे जीतना चाहती है। रायपुर से संवाददाता शिवम दुबे की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। इसी को देखते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अधिकारी कर्मचारियों की छुट्टी पर रोक लगा दी। जहां पर भी लोग बाढ़ में फंसे हैं, उन्हें एयरलिफ्ट करने के निर्देश भी मुख्यमंत्री ने दिए हैं। मुख्यमंत्री निवास में मुख्यमंत्री ने बड़ी बैठक बुलाई है। इस आपात बैठक में अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। बाढ़ के हालातों से निपटने और बचाव के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए। समीक्षा बैठक भी की। कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री ने जिलों की स्थिति की जानकारी ली। साथ ही पुलिस कमिश्नर, कलेक्टर, एसपी को आवश्यक निर्देश दिए। रिपोर्ट देखिए। सीएम मोहन ने की बाढ़ के हालातों पर आपात बैठक। बारिश को देखते हुए अधिकारी कर्मचारियों की छुट्टी पर लगाई रोक। बाढ़ के पानी में फंसे लोगों को हेलीकॉप्टर से किया जा रहा है रेस्क्यू। संभागीय आयुक्त, आईजी, पुलिस कमिश्नर, कलेक्टर, एसपी से चर्चा। सीएम मोहन ने लोगों को सजग रहने की दी समझाइश। मध्य प्रदेश के कई जिलों में बाढ़ और बारिश से हालात बेकाबू हो गए हैं। इसी को लेकर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आपात बैठक बुलाई है। मुख्यमंत्री निवास में ये बैठक हुई, जिसमें सीएस वीरा राणा, एससीएस डॉक्टर राजेश राजौरा समेत वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे हैं। इस बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि बारिश की वजह से मध्य प्रदेश में हालात बेकाबू हो रहे हैं। सितंबर महीने में जितनी बारिश होनी चाहिए थी, उससे कहीं अधिक बारिश हो रही है। अधिक बारिश के बावजूद भी जनजीवन सामान्य रहे, इसलिए समय रहते आवश्यक सावधानियां बरती जानी चाहिए। वैसे तो इस सीजन में जितनी बारिश होना चाहिए थी उससे ज़्यादा हो रही है, और ख़ास करके सितंबर माह में ये जो एक तरह से मौसम का, वर्षा का पूरा चक्र बिगड़ गया ऐसा लग रहा है। इसलिए कई क्षेत्रों में लगातार बारिश हो रही है, और बारिश की अधिकता के कारण से आज जिला प्रशासन के अलग अलग अधिकारियों के साथ और जिला कलेक्टर, एसपी के साथ मैंने यहाँ मीटिंग भी की है। उनको निर्देश जारी किए कि किसी भी हालत में इस बारिश की स्थिति में भी हमारा जनजीवन सामान्य रहना चाहिए। बाढ़ में कोई फंसा हो, कोई कारण से पुराना मकान में कोई घटना न घटे, इसकी पूरी सावधानी रखें। बैठक में खास बात ये रही कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने निचली बस्तियों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के निर्देश भी दिए। साथ ही कहा कि जल भराव और बाढ़ से प्रभावित लोगों को राहत कैंपों में शिफ्ट किया जाए। जिन रपटों और पुलों पर पानी है, वहां पर तत्काल आवश्यक सावधानी बरती जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जहां पर भी बाढ़ के पानी में लोग फंसे हैं, उन्हें हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट करने की व्यवस्था भी की जानी चाहिए।
उधर मुख्यमंत्री की बैठक पर कांग्रेस प्रवक्ता ने निशाना साधा है। अवनीश बुंदेला ने कहा कि बाढ़ आपदा प्रबंधन जो है वो नियमित रूप से होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर कोई व्यवस्था दिखाई नहीं दे रही है। निचले इलाकों में जलभराव की स्थिति है, कई जगह पर लोग बारिश में फंसे हुए हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई इंतजाम दिखाई नहीं दे रहे हैं। ध्यान दीजिए तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रदेश में जहां पर भी बाढ़ प्रभावित जिले हैं वहां पर राहत बचाव कार्य के निर्देश मुख्यमंत्री ने दिए हैं, खुद व्यवस्थाओं की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन के दताना हवाई पट्टी में टीकमगढ़ जिले के पुलिस अधीक्षक से वीडियो कॉलिंग पर बातचीत की, बाढ़ के हालातों के बारे में जानकारी ली है। उधर बाढ़ बारिश पर मौसम विभाग ने भी चेतावनी जारी की है। लगातार प्रदेश के कई हिस्सों में जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अधिकारियों से लगातार चर्चा भी कर रहे हैं। कोई परेशानी तो नहीं है आपको? अच्छे से हैं जी? क्या क्या नाम था आपका, क्या नाम है? और इनका नाम दूसरा? रामचंद्र लेखवाल। रामचंद्र लेखवाल। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने सभी कलेक्टर्स को जनहानि की स्थिति में 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता के निर्देश भी दिए। कुल मिलाकर खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव बाढ़ से हालात बेकाबू ना हो इसके लिए मॉनिटरिंग कर रहे हैं, अधिकारियों को दिशा निर्देश दे रहे हैं। जहां पर भी स्थिति खराब होती दिखाई दे रही है, खुद व्यवस्थाओं की जानकारी ले रहे हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद तमाम अधिकारी सक्रिय रूप से काम करने लगे हैं। भोपाल से रंजन भगत की रिपोर्ट। वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पर मध्य प्रदेश में भी सियासत शुरू हो गई। इस विधेयक को लेकर प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। दोनों ही पार्टियों ने जनता से समर्थन मांगा है। कांग्रेस का इस विधेयक का यहां पर विरोध देखने को मिला है। इसी बीच भाजपा ने इसका समर्थन किया। भोपाल से रिपोर्ट देखी। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर सियासत। बीजेपी कांग्रेस ने जनता से मांगा समर्थन। कांग्रेस ने किया विधेयक का विरोध, बीजेपी ने किया समर्थन। मध्य प्रदेश की सियासत में वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर राजनीतिक पारा हाई हो गया है। केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए वक्फ बोर्ड संशोधन बिल का फैसला अब ज्वाइंट पार्लियामेंट कमेटी के हाथ में है। कमेटी ने सार्वजनिक सूचना जारी कर देश भर के लोगों से अपनी राय मांगी है। विभिन्न माध्यमों से सुझाव मांगे गए हैं। बिल से सहमत हैं या असहमत हैं, इस पर जरूर आप विकल्पों पर विचार करें। दो धड़ों में बटे इस बिल को लेकर सोशल मीडिया पर भी अब सियासी घमासान मचा हुआ है। इस बिल को लेकर उलेमा भी मैदान में हैं। कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने भी सोशल मीडिया पर वीडियो जारी किया है। प्रदेश भर के लोगों से वक्फ संशोधन बिल के रिजेक्शन की अपील की गई। उन्होंने कहा कि सियासी लोग अल्लाह की जायदाद पर भी गिद्ध नजर जमा कर बैठ गए हैं, इनको रोकना बेहद जरूरी है। आप सबको मालूम है कि वक्फ तरमीम बिल जो वक्फ बोर्ड का तरमीम करने के लिए लाया गया है, उस भोपाल और मध्य प्रदेश के तमाम लोगों से दरखास्त करूंगा कि हमारे यहाँ से अभी बहुत कम ईमेल पहुंचे हैं। वेबसाइट दे रहा हूं, बारकोड दे रहे हैं, सिर्फ इसको आपको लिंक करना है और उसको सेंड करना है। मेहरबानी करके घर की ख्वातीन से भी जल्द से जल्द कराइए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसको बनाकर सही तरीके से दिया है और जो लोग हमारी लड़ाई लड़ना है, हम ये जो मेल करेंगे वो इसी बुनियाद को आगे बनाकर हमारी वक्फ बिल को पास न होने देने के लिए कामयाबी में जा सकेंगे, नहीं तो हम बहुत बड़ा खसारे में आ जाएंगे। मेहरबानी करके मेरी सबसे दरखास्त है पूरे मध्य प्रदेश के मसाजिदों के इमामों से भी कि आप जल्द से जल्द कोशिश करें कि मुक्तदी भी करें। उधर भोपाल सांसद आलोक शर्मा ने भी इस बिल को लेकर लोगों से अपील की है। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड की जमीन का रिकॉर्ड व्यवस्थित करने के लिए सरकार कानून बनाना चाहती है। लोग इस पर राय अपनी जरूर दें। वहीं ड्राफ्ट पर संसद की संयुक्त समिति विचार कर रही है। समिति में सभी राजनीतिक दलों के लोग शामिल हैं। ड्राफ्ट को अंतिम रूप देने के लिए समिति ने 13 सितंबर तक देश की जनता से राय मांगी। उन्होंने कहा कि वक्फ बोर्ड अधिकारों का दुरुपयोग कर जमीनों पर कब्जा करता है। मनोज राठौर, BSTV भोपाल। भारत सरकार वक्फ बोर्ड की संपत्तियों का रिकॉर्ड व्यवस्थित करने के लिए एक कानून बनाना चाहती है। इस कानून के ड्राफ्ट पर संसद की एक संयुक्त समिति विचार कर रही है। इस समिति में सभी राजनीतिक दलों के सदस्य शामिल हैं। कानून को अंतिम रूप देने के लिए समिति ने भारत के सभी नागरिकों से राय मांगी है।
देश भर के वक्फ बोर्डों के विरुद्ध अनेक शिकायतें मिल रही थी। इसमें वक्फ बोर्ड द्वारा अपने अधिकार का दुरुपयोग करके जमीनों पर जबरन कब्जे करने की शिकायतें मिल रही थी। कुछ कतिपय लोगों द्वारा संपत्ति के दुरुपयोग करने की शिकायतें मिली है। ये सभी शिकायतें सरकारी रिकॉर्ड में मौजूद हैं। इनमें कई शिकायतकर्ता मुस्लिम समाज के लोग भी हैं। इसलिए वर्तमान सरकार कानून बनाकर इन संपत्तियों की पारदर्शिता व्यवस्था बनाना चाहती है। इसलिए मेरा भोपाल की जनता जनार्दन से आग्रह है, अपील है, इस कानून को बनाने में के पक्ष में आप अपना समर्थन दें। फिलहाल बात सियासत में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए BSTV। नमस्कार।